हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 2 संघवाद का अध्ययन करेंगे। जानते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें दो प्रकार की या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। तो संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे हम यदि भारत का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ भी दो स्तर की सरकारें हैं। पहला केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। इसके अलावा तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार का भी अस्तित्व पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था का रूप है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत में संघवाद का जो ढांचा है, जरूरी नहीं है कि यही ढांचा अन्य देशों में पाया जाता है। संघवाद के अंतर्गत अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग स्तर की सरकारों का गठन व शक्तियों का बंटवारा अन्य देशों में किया गया है, जो उनकी आवश्यकता व क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हमारे देश में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार और स्वतंत्र प्रांतीय सरकार का अस्तित्व पाया जाता है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य सरकारों के पास प्रांतीय या स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। शक्तियों का यह विभाजन संविधान में लिखित उपबंधों के आधार पर होता है। अतः दोनों सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करती हैं, लेकिन एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण या हस्तक्षेप नहीं करती हैं, क्योंकि संविधान द्वारा दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं। बात करते हैं केंद्रीय सरकार की। तो केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय व प्रांतीय सरकारों के पास स्थानीय व क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं। यद्यपि भारत में केंद्र सरकार प्रांतीय या राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन ऐसा शक्तियों के विभाजन के कारण कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय होते हैं, जबकि राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण विषय होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों में कोई कमी नहीं कर सकती है, और यदि कमी करनी है तो दोनों सरकारों यानी केंद्र व राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। तत्पश्चात संविधान संशोधन के द्वारा संसद में इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अकेले केंद्र ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी संसद में दो सदन होते हैं। लोकसभा जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरा है राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः अधिकारों में कमी या वृद्धि दोनों सदनों की सहमति से ही की जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य सरकारों के पास स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। अब बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था व एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। तो संघीय शासन व्यवस्था व एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर को समझने के लिए हमें शक्तियों के बंटवारे के बारे में समझना होगा कि शक्तियों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो शक्तियों का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, संघीय शासन के अंतर्गत क्षैतिज विभाजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन शासन के अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में किया जाता है। शासन के ये तीनों अंग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हैं तथा एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। और दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाकार कह सकते हैं, ऊर्ध्वाकार तरीके से किया जाता है। यानी शक्तियों का विभाजन ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक शक्तियों का विभाजन
इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। और इस शासन व्यवस्था में यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं तथा प्रांतों के पास केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियाँ होती हैं। और स्थानीय शासन के पास केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की अपेक्षा कम शक्तियाँ होती हैं। इसे ही ऊर्ध्वाधर शक्ति का विभाजन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर यही है। संघीय शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है वो क्षैतिज विभाजन किया जाता है यानी समान स्तर पे, और एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है ऊर्ध्वाधर तरीके से यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपरी स्तर पर केंद्र सरकार होती है, फिर उसके बाद जो है प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार होती है, उसके पश्चात फिर निचले स्तर पर स्थानीय सरकारें होती हैं। तो अंतर की बात करते हैं। ये शासन के दो या दो से अधिक स्तर के अंतर्गत जो है संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि एकात्मक शासन में शासन का एक ही स्तर होता है। जैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था एकात्मक है यानी फेडरलिज्म है, जबकि भारत में यूनियन यानी संघीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन के शीर्ष पद पर राष्ट्रपति होता है, फिर उसके नीचे गवर्नर होता है, फिर गवर्नर के नीचे मेयर होता है, और फिर उसके नीचे सभासद आदि छोटे जो है पदाधिकारी होते हैं। अगर शासन के अंगों की बात की जाए तो अंगों में पहले जो है केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर क्या कहते हैं स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, तो दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि संघीय शासन व्यवस्था में शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। प्रांतीय और संघीय शासन में प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। दोनों के अधिकार क्षेत्र निश्चित होते हैं, दोनों अपने अधिकारों के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, जबकि प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। और केंद्र और प्रांत के अधिकार क्षेत्र संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रांत केंद्र के अधीन होते हैं। अब बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था के गठित होने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर संघीय शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में लगभग 50 जो है राज्यों को मिलाकर एक जो है एक जो है राष्ट्र का गठन कर दिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है प्रांत मिलकर एक जो है शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अलग अलग संप्रभुता भी बनाए रखते हैं, यानी केंद्र और प्रांत की अपनी अपनी जो है अलग संप्रभुता होती है, उनके अपने अपने अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, और प्रांतों को जो समान अधिकार होता है वो केंद्र से कहीं कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, जो दूसरा तरीका है, एक बड़े देश द्वारा अपने देश की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। फॉर एग्जांपल भारत में क्या है, भारत में जो है तमाम से छोटे छोटे क्या कहते हैं एक बड़े से राष्ट्र को जो है क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन कर दिया गया। इसमें क्या होता है, इसमें राज्य जो है राष्ट्र की संप्रभुता को अपनाता है। यानी जो राज्य होते हैं कुछ मामलों में जो है राष्ट्र की नीतियों का पालन करते हैं। फॉर एग्जांपल विदेश नीति, तो राज्य जो है राज्य की जो विदेश नीति होती है वो राष्ट्र की ही विदेश नीति होती है। यानी राष्ट्र जो भी निर्धारित करता है, क्या कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा जो है निर्धारित विदेश नीति को जो है राज्य सरकारें मानती हैं। इसके अलावा राज्यों के पास अपेक्षाकृत कम शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि जो राज्यों को जो विषय मिले होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय स्तर के होते हैं, प्रांतीय स्तर के होते हैं। अब बात करते हैं संघीय सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो अभी आपने जाना कि जो है संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, यानी मिनिमम 2 सरकारें होती हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। या दो से अधिक से तात्पर्य एक और भी है कि एक पहले स्तर पे केंद्र सरकार, फिर दूसरे स्तर पे राज्य सरकार, फिर तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकारें। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है,
संघीय शासन की कि एक ही नागरिक समूह पर ये 2 या 2 से अधिक सरकारें शासन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हम लोग जो है 2 स्तर की सरकारों के कानूनों का पालन करते हैं। पहला, हम अपनी राज्य सरकार के कानून का पालन करते हैं। दूसरा, हम केंद्र सरकार की कानून का पालन करते हैं। यानी जो दोनों स्तर की सरकारें होती हैं, एक ही प्रकार के नागरिक समूहों पर शासन करती हैं। इसके अलावा तीसरा है, अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है, संविधान द्वारा जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। तो केंद्र जो है संविधान के प्रारूप के अनुरूप जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, और जो है राज्य संविधान के प्रारूप के अनुरूप जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दोनों एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं करते हैं। तीसरा है, संविधान के मौलिक अधिकारों को कोई एक स्तर की सरकार बदल नहीं सकती। यानी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस अधिकार में कमी या वृद्धि की बात हुई तो जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों सहमति से कार्य होता है। इसके अलावा किसी भी विवाद का जो निर्णय होता है वो न्यायालय करता है, और केंद्र और राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय जो है महत्वपूर्ण विवादों का निपटारा करता है। इसके अलावा शासन की सहायता के लिए जो वित्तीय स्रोत हैं वो जो है राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिए जाते हैं। यानी जो है दोनों में वित्तीय विवाद ना हो, इसलिए जो है आय के स्रोत निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है दोहरा होता है। पहला क्या, देश की एकता की सुरक्षा करना, और दूसरा साथ ही क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करना, यानी राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना। इसके अलावा क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करना, यानी क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो है प्रशासन में लोगों की भागीदारी प्रदान करना।